हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जेके न्यूज 100 पर। चलिए बात कर लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स की। मुख्य समाचार के तहत पीएम मोदी ने क्या दिया किसानों को सौगात, कोरोना अपडेट्स, आईपीएल को लेकर ताज़ा अपडेट्स, सब कुछ आपको एक एक करके बारी बारी से बताया जाएगा। जियो को लेकर बड़ी खबरें, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन व आप के संजय सिंह समेत 8 सदस्यों पर एक्शन, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए। जी हां, ताजा अपडेट के मुताबिक राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश जी ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि मत विभाजन तभी हो सकता है जब सदस्य अपनी सीट पर हो। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आसन की ओर बढ़ते हुए नियम पुस्तिका उपसभापति की उछाल दी थी। आपको बताते चले कि सोमवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन सदस्यों को हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया। वहीं पर आपको बताते चले कि सभापति ने कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत ही खराब दिन रहा है। उनके मुताबिक उपसभापति के साथ खराब व्यवहार को लेकर इन पर एक्शन लिया गया है, जिनमें डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजू सतव इत्यादि लोग शामिल। ये विधेयक लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी। इस प्रकार इन विधेयकों की संसद की मंजूरी मिल गई, जिन्हें अधिसूचित किए जाने से पहले अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने रबी फसलों के लिए घोषित किया नया एमएसपी। जी हां, आपको बता दें कि इसके तहत गेहूं, सरसों, जौ समेत कई फसलों के लिए एमएसपी में इजाफा कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए एमएसपी में इजाफा कर दिया गया। अब आपको बता देते हैं कि कृषि उत्पादों के एमएसपी को लेकर जारी विवाद के बीच मोदी कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में आर्थिक मामलों की समिति ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं तोमर ने बताया कि गेहूं का एमएसपी 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जिसमें गेहूं किसानों को लागत पर 106% तक लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद आगे भी जारी रहेगी। इसके ही तहत बहुत सारी फसलों में जो है इजाफा किया गया। अब आपको बताते हैं कि किन किन में किया गया, किन किन में। चना के एमएसपी में 225 रुपये, तो जौ में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई। वहीं मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी किया गया इजाफा। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 7,196 रुपये और मूंगफली का एमएसपी 5,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। कुसुम्ब का एमएसपी 112 रुपये बढ़ाकर 5,327 रुपये कर दिया गया। जो हमारा अगला अपडेट आ रहा है वो भी बताते चलते हैं आपको। पीएम की बिहार वालों को सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिर से बिहार में 14,258 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने राज्य के 42,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का उद्घाटन कर राज्य में ग्रामीण डिजिटल क्रांति का आरंभ कर दिया। इसके अलावा सड़कों और पुलों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। मोदी ने हाल ही के दिनों में बिहार में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। विक्रम सेतु के समानांतर पुल तथा पटना में रिंग रोड का शिलान्यास किया। साथ ही ग्रामीण बिहार में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा का भी तोहफा दिया। बिहार में लगातार पीएम की सौगातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सभी शहरों में रेल सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। 86 साल बाद कोसी व मिथिलांचल को मिलन 18 सितंबर को हुआ। बड़े शहरों से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। भागलपुर में भी जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस पर काम तेजी से चल रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति। भारतीय नौसेना में पहली बार सोमवार को 2 महिला अधिकारियों की तैनाती युद्धपोत पर की गई। ये 2 महिला अधिकारी हैं, जब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। कोच्चि में आईएनएस गरुड़ा में आयोजित समारोह में ग्रेजुएट करने के बाद इन्हें सम्मानित भी किया गया। अगला खबर, राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में 4,638 होंगी सहायक शिक्षकों की भर्ती। बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों में 52 विषयों के 4,638 रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेज दिया है। अब आयोग जल्द इन पदों को विज्ञापित कर अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित करेगी। अगला जो हमारा अपडेट है वो मौसम संबंधित अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व इलाके में कम दबाव वाले क्षेत्र के साथ 30 सितंबर को आधिकारिक तौर पर मानसून खत्म हो जाएगा। हालांकि उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून वापसी की अभी कोई भी संकेत नहीं है।
राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अध्यक्ष के साथ ही देवी का कहना है कि पिछले 24 घंटे में कम दबाव वाला क्षेत्र ज्यादा चिन्हित हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें अगले 2 दिनों तक मानसून की वापसी को कोई संकेत नहीं दिख रहे। बारिश पूरी तरह से रुक जानी चाहिए, लेकिन शनिवार को पश्चिमी राजस्थान में बारिश पड़ी। अभी और भी बात करते हैं वेदर अलर्ट की, तो बने रहिएगा। बारिश की बात करें तो सितंबर माह में जो बारिश रही 12.5% की कमी आई देश में। उत्तर पश्चिम भारत में यह कमी 53.9% रही। मध्य भारत में 32.4, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में 4.4, वहीं भारत में 77.4%। देश भर में 6.6% अतिरिक्त रही। मौसम विभाग ने यूपी को जारी किया रेड अलर्ट। यूपी ने 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 10 दिनों से जारी मानसून की बेरुखी खत्म होने जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का खासा असर उत्तराखंड से लगे और तराई के जिलों में देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताते चले कि मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली और रामपुर में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, 24 सितंबर को सुबह से लेकर 25 सितंबर तक जिन जिलों में बारिश होनी है वो क्रमशः जिले हैं शाहजहांपुर, सीतापुर इत्यादि। इसके अलावा मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि अगले कुछ घंटों तक प्रयागराज और लखनऊ के बीच में पड़ने वाले जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। महाराष्ट्र के इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना, जारी हुआ रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण में आज भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही मुंबई और ठाणे में भी अलग अलग स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही कोंकण और गोवा में पहले ही मानसून के अधिक सक्रिय होने की संभावना जाहिर की थी। अगला अपडेट, यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुई योगी सरकार। रजनीकांत समेत 25 हस्तियों को बुलाया। बता दें कि सौंदर्या रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर भी रह चुकी हैं। उन्हीं को न्योता भेजा गया है हमारे यहाँ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद सरकार के आधिकारिक एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में योगी सरकार की ओर से साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्म हस्तियों को पत्र लेकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी अवनीश अवस्थी ने इस मामले पर सौंदर्या रजनीकांत को चिट्ठी लिखकर भेजी है। तो चिट्ठी में लिखा गया है कि हमें आपके सुझाव मिलेंगे। सौंदर्या रजनीकांत को 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। इसी दिन ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें फिल्म उद्योग की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। इससे पहले रविवार को फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्हीं की आवाज पर। माना जा रहा है कि मधुर भंडारकर भी अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को निर्माण को लेकर सक्रिय हो गए। वहीं पर आपको बताते चलें कि योगी सरकार ने फिल्म सिटी के लिए दी 1000 एकड़ की जमीन। जी हाँ, बीते दिनों मुख्यमंत्री ने देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कही। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। योगी सरकार ने इस फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई है। अगला अपडेट, 6 महीने बाद पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल। सबसे पहले देखने पहुंचा चीनी टूरिस्ट। जी हाँ, ताजमहल को 188 दिन बंद करने के बाद सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। हालांकि यहाँ विजिट करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। अधीक्षक पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि यह अच्छी बात है कि कोरोना काल में सबसे पहले जो ताजमहल को देखने आया वह एक चीनी टूरिस्ट था। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा को लेकर चीन के साथ भारत के तनाव के बीच ताजमहल के दोबारा खोलने पर वहां एंट्री करने वाला सबसे पहला पर्यटक एक चीनी नागरिक है। प्रेम की इस निशानी की अर्ज से बात खोलने पर चीन के रहने वाले लियांग चिंग अपने आप को रोक नहीं पाए और ताजमहल का दीदार करने आ गए। अगला अपडेट कोरोना को लेकर है। कोरोना के कुल मामले 54.87 लाख पहुंचे। 24 घंटों में सामने आए 86,961 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,961 नए मामले सामने आए हैं और 1,130 मौतों के साथ भारत में कोरोना के कुल मामले 54.87 लाख पहुंच चुके हैं, जिसमें 10,03,299 सक्रिय मामले और 43,96,399 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो 6,36,61,060 सैंपल का टेस्ट भी किया गया, जिनमें से 12,06,806 सैंपल्स अभी टेस्टिंग के लिए भेजे गए। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं प्रभारी। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं उपचुनाव में टिकट के लिए दावेदारों के साथ ही पार्टी के नजरिए से प्राथमिकता वाले नामों का मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जिले में जाने, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करने और उनमें तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2020
यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली बार अक्टूबर से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण शुरू हो गया। अगर आपके घर पर बूथ लेवल ऑफिसर BLO नहीं आता है तो आप उसे फोन कर घर पर बुला सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर पंचायत कर हर वार्ड के लिए तय BLO का नाम व उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध है। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर जाकर सर्च BLO पेज पर जाकर आप अपनी पंचायत के अपने वार्ड के BLO का नाम व फोन नंबर पता कर सकते हैं। अगर BLO ठीक से काम नहीं कर रहा है या उससे आपको कोई भी आपत्ति है, शिकायत हो तो आप प्रशासन से उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, ईमेल ID है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से BLO व अन्य कार्मिकों के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। किसी भी घर के 1 या 2 सदस्यों को ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर 2 गज की दूरी से बात करने का। एक रात केलांग में रुक सकते हैं PM मोदी, अटल टनल के उद्घाटन के लिए जा सकते हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का 3 अक्टूबर को लोकार्पण करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केलांग में भी एक रात रुक सकते हैं। PM की सुरक्षा का जायजा लेने SPG की टीम मंगलवार को लाहौल पहुंच सकती है। वहीं जयराम ठाकुर बुधवार को हेलीकॉप्टर से लाहौल पहुंचेंगे। यूपी में आज से बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए खुलेंगे स्कूल। यूपी में सोमवार से भले ही परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए विद्यालय न खुल रहे हों, लेकिन अभिभावकों के लिए यह स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई संसाधन नहीं, उनके अभिभावकों को सप्ताह में अपने बच्चों का होमवर्क लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। परिषदीय स्कूलों में वैसे तो अप्रैल से व्हाट्सएप वगैरह से ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई थी, लेकिन जो ऑनलाइन संसाधन है उनकी कमी के कारण यह कदम उठाए गए हैं। आदेश के अनुसार विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, उन परिवारों में पढ़े लिखे सदस्यों को सप्ताह में 1 दिन विद्यालय बुलाया जाएगा। उन्हें पूरे सप्ताह की शैक्षिक कार्य योजना व कोर्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और कोविड प्रोटोकॉल भी समझा दिया जाएगा। हर दिन होगी समीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी, एकेडमिक अधिकारी ने संकुल आदि के स्तर से हर तरह की जानकारी मुहैया कराई है। अगला अपडेट हमारा आ रहा है, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। वहीं प्रति घंटे 10-10 अभिभावकों को बुलाया जाएगा स्कूल। जी हाँ, ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक यही शैक्षिक व्यवस्था बताई गई है। अगला अपडेट, आपका लोन अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के योग्य है या नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे माहौल में, कोरोना के माहौल में आपका लोन अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं और आपको शाखा का चक्कर लगाना पड़ेगा या नहीं। अपने घर में बैठकर ही करें ये काम। जी हाँ, यदि आप SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। कोविड के प्रभाव के कारण आपकी आमदनी घट गई है और आप अपना लोन अकाउंट रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा है। दरअसल कोई ग्राहक इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, जानने के लिए लोगों को बैंक की शाखा का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अब आपको नहीं लगाना पड़ेगा। एक वेबसाइट लॉन्च हो जिसके तहत आप अपना नाम पता डाल करके उस वेबसाइट पर जाकर के पूरा पता लगा सकते हैं। सेठी का कहना है कि रिजर्व बैंक ने जो रेजोल्यूशन प्लान घोषित किया उसके मुताबिक लोन अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। इसमें आपकी आमदनी में कमी और अगले कितने दिन तक आपकी आमदनी बढ़ेगी इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। लोन मोरेटोरियम पीरियड या EMI पीरियड, यह सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर पता चलेगा। 3 दिनों में दूसरी बार सस्ता हुआ सोना, चांदी के भी गिरे दाम। आपको बता दें कि 0.15% गिर कर सोने का जो भाव है 51,637 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 0.13% घटकर 67,790 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा। अगला अपडेट हमारा जो आ रहा है, लीगल नोटिस के साथ ऋचा चड्ढा ने महिला आयोग में दर्ज करवाई अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत। अब आपको पता ही है कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाया था, उस पर ऋचा चड्ढा ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। इससे पहले ऋचा ने एक्ट्रेस को लीगल नोटिस भेजा था, मगर उनके स्टाफ ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद ऋचा ने नोटिस की सॉफ्ट कॉपी एक्ट्रेस को मेल की। एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप की बात की। जब एक्ट्रेस ने ट्विटर पर यह मुद्दा उछाला था, तभी महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उन्हें आयोग में शिकायत देने के लिए कहा था, मगर सोमवार शाम 3:30 बजे तक एक्ट्रेस ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इस ट्वीट को रिट्वीट करते ऋचा ने महिला आयोग की चेयरपर्सन को ट्वीट करके कहा कि शायद घोष को अभी तक शिकायत दर्ज कराने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी शिकायत पिछले शाम को वेबसाइट और आपकी मेल ID पर ईमेल कर दिया था। इससे पहले ऋचा ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने लीगल नोटिस की सॉफ्ट कॉपी पहले भेजी थी, लेकिन अभी फिर से दोबारा रिट्वीट करनी पड़ी जब भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऋचा ने रॉक पर लगाने वाली एक्ट्रेस को अपनी वकील सबीना बेदी
स्ट्रक्चर के जरिए लीगल नोटिस भेजा था। वहीं आपको बताते चलें कि चैट से खुलासा, जया शाह से CBD ऑयल मांग रही थी श्रद्धा कपूर, SLB से मिलने की हो रही थी बातचीत। आपको पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े से बड़े खुलासे होते चले। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ कर रही है। जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ करने के लिए NCB की SIT टीम ने इन दोनों को सम्मन भेजा। दरअसल सुशांत केस में CBD ऑयल का जिक्र हुआ था, जिसमें कहा गया है कि रिया सुशांत को CBD ऑयल देती हैं, जो कि सीधे मस्तिष्क पर प्रहार करता है। जया के साथ श्रद्धा कपूर की बातचीत में जया कहती है कि तुम नीचे आओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम मुझे दे देना। इसके बाद जया कहती है हेलो, मैं आज CBD ऑयल भेज रही हूँ। श्रद्धा कपूर कहती हैं हाय थैंक यू। जया स्माइली के साथ जवाब देती हैं। उसके बाद श्रद्धा कहती है सुनो, मैं फिर से SLB से मिलना चाहती हूँ। तो ये कुछ वार्तालाप हुई है, बड़े खुलासे। अब देखते क्या होता है। अगली खबर, एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर पर बोली श्री कृष्ण की नारायणी सेना की तरह पप्पू की चंपू सेना, जो सिर्फ अफवाहों के दम पर लड़ना चाहती है। कंगना का दोबारा से ट्वीट। कंगना रनौत ने एक अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट की खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें यह कहा गया है कि कंगना ने एग्री मार्केटिंग बिल का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा है। तो उन्होंने अपने ओरिजिनल ट्वीट साझा करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कंगना ने अपने ट्वीट में पप्पू की चंपू सेना का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने यह किसके लिए लिखा है वह तो स्पष्ट नहीं, लेकिन ट्विटर यूजर का जो मत है वो बता रहे हैं कि यह राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का यूज किया गया है। कंगना ने अपने एक अन्य ट्वीट में न्यूज़ वेबसाइट पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग CAA के बारे में झूठ फैला रहे हैं, जो दंगों का कारण बने हैं, वही लोग किसान बिल के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, देश में आतंक की वजह बन रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं। वहीं महाराष्ट्र की भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इस बीच महाराष्ट्र सरकार का कंगना कर रही है। अगर वे मेरे साथ पागल होना बंद कर दे तो इन्हें पता लगे कि पूरा प्रदेश कैसे डह रहा है। ये आपको ट्वीट दिख रहा होगा कि जैसे कंगना रनौत टिप्पणियों पे टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। वो सब ताज़ा अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अगला अपडेट हमारा आ रहा है, रोजगार के बाद अब एजुकेशन को सोनू सूद का सपोर्ट। लॉन्च किया क्वालिफाई ऐप। जी हाँ, आपको पता चले कि प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों के रोजगार और जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने वाले सोनू सूद अब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने जा रहे हैं। सोनू ने अपना स्कॉलरशिप ऐप क्वालिफाई लॉन्च कर दिया। इस ऐप की लॉन्चिंग की खबर अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने दी है। इसके पहले भी सोनू ने जुलाई के आखिरी हफ्ते के दौरान प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था, जिससे भी बहुत सारे प्रवासियों को नौकरी खोजने के लिए जरूरी जानकारी और सही लिंक मुहैया करवाई गई थी। सोनू सूद लॉकडाउन के समय से ही पूरे देश भर में लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं। अगला अपडेट, विराट कोहली की टीम पहले मैच में 10 रन बनाकर जीती। युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का तीसरा मैच सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स के हैदराबाद के बीच खेला गया। RCB ने अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया। 164 रन के लक्ष्य का पीछा कर के उतरी हैदराबाद की टीम 19.4 ओवर में 153 रनों पर सिमट गई। वहीं आपको बताते चलें कि जियो को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जियो ने IPL के जुनून को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा जो है फायदा लॉन्च किया है। IPL शुरू हो चुका है और क्रिकेट के बुखार देश में देखने को मिल रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए जियो नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है, जिसमें डेटा के साथ फ्री वॉइस कॉलिंग और 1 साल के लिए डिज्नी हॉटस्टार प्लस VIP प्लान का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जियो के ये प्लान 401 रुपये से शुरू हो रहे हैं, जिसमें टॉपअप कराने की भी सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, 598 रुपये का प्लान में 2 GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा। उसकी वैधता 56 दिनों की होगी। इन पर आपको खास बात यह है, एक है 777 रुपये का प्लान, अभी हम आपको बताते हैं कि एक है 2599 का प्लान। इनमें है कि जो डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको मिल रहा है, तो ये थे जियो को लेकर कुछ ताज़ा अपडेट्स जो आपको बताने थे ज़रूरी। तो इसी के साथ बस इतना ही। आज के ताज़ा अपडेट्स यहीं पर एंड होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा JK News 100M, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।